अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम है सोचना होगा। मैं हूं आपकी मेजबान सलमा कौसर। नाजरीन, कौमी सलामती कमेटी का आज अहम तरीन इजलास हुआ है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इजलास की सदारत की है। अहम उमूर का जायजा लिया गया है और कुछ अहम फैसले भी हुए हैं जिनसे मुतालिक अलामिया बाद में जारी कर दिया जाएगा। माशी सूरत हाल का जायजा लिया गया, लेकिन सबसे अहम नुकता जो आज के इजलास में ज़ेर गौर था वो है दहशत गर्दी का सर उठाता है फ्रीद। दहशत गर्दी के वाकयात एक बार फिर से रूनुमा होने लगे और इन दहशत गर्दी के वाकयात के पीछे कौन से अनासिर मुहर्रिक थे, कौन से अनासिर कार फरमा थे, और फिर हमारा मशरकी और मगरबी बॉर्डर जिसकी हम बात करते हैं, तो दफ्तर खारजा की जानिब से ऑलरेडी ये कहा जा चुका है कि भारत दहशत गर्दों की पुश्त पनाही करना खत्म करे, बंद करे, क्योंकि जितने भी दहशत गर्द पकड़े जाते हैं, जितने भी वाकयात होते हैं, सबके ताने बाने कहीं ना कहीं से भारत से मिलते हैं। फिर जब गुज़श्ता साल अफगानिस्तान में अबूरी हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला था तो ये वाजे किया था, पैगाम दिया था, ऐलान किया था कि अफगानिस्तान की सरजमीन कभी भी किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन हमने देखा विद पैसेज ऑफ टाइम ऐसा नहीं हुआ। बहुत से ऐसे सबूत मिले कि दहशत गर्दों के जो कनेक्शंस थे वो अफगान सरजमीन से मिले। तमाम तर सबूत होने के बावजूद इस मामले को हम किस तरह अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ टेकअप कर सकते हैं, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। माजी में जब दहशतगर्दी की लहर सर उठाती थी तो बहुत से ऑपरेशंस हुए जो कि कामयाब भी रहे। हमने दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंका, हमने दहशतगर्दों का चुन चुन कर खात्मा किया, हमने लाखों जानों की कुर्बानी दी, हमारे लोग बेघर हुए, रद्दुल फसाद में, ज़रबे अज़्म में बहुत से लोगों ने कुर्बानियां दी। हम दहशतगर्दी खत्म कर चुके थे। फिर दूसरे ममालिक के साथ जो हमारे ताल्लुकात थे, जो रवाबित थे, उनमें दोबारा दहशतगर्दों ने कैसे अपनी जगह बना ली, कैसे वो पाकिस्तान में दोबारा आने लगे, कैसे वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने लगे और कैसे दोबारा उनकी कमीन गाहें कायम होने लगी। अब उनका तदारुक कैसे मुमकिन है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार अजीम चौधरी साहब, सीनियर तज्जियाकार डॉक्टर आदिल फारूक साहब मौजूद हैं। किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों ने ज्वाइन किया। अजीम चौधरी साहब, सबसे पहले तो फरमाइएगा, आज का ये जो अहम तरीन इजलास था, इसका आउटकम क्या देखते हैं और कितना ज़रूरी था ये इजलास ऐसे वक्त में होना? बहुत शुक्रिया सलमा। अभी तो इजलास ख़त्म हुआ, आप तो खुद ही कहा बयानिया बाद में आएगा। बिल्कुल। और जब बयानिया आएगा तो फिर ही उस पर तफसील से बात हो सकती है। लेकिन जो हालात व वाक़यात हमारे सामने हैं उसकी रोशनी में हम ये एज्यूम कर सकते हैं, ये परसेप्शन है कि वहाँ क्या कुछ डिस्कस हुआ होगा, उस पर हम बात कर लेते हैं। जैसे आपने कहा कि दहशतगर्दी का मामला यकीनन वहाँ ज़ेर बहस आया होगा। उसके अलावा हमारी मईशत की जो सूरत हाल है उस पर भी वहाँ बात हुई है। हमारी फॉरेन पॉलिसी के मामलात जो हैं उनमें कुछ पेशरफ्त हो रही है, कुछ हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ हमारी बाहर पजीराई हल्की पुल्की शुरू हुई हुई है, उस पर भी बात हुई। लेकिन हमारे लिए जो मसाइल हैं उन मसाइल में सबसे ज़्यादा तवज्जो देने के लिए इस बात की ज़रूरत है कि हम आंगी हो। जैसे आज की मीटिंग के हवाले से शुरू से ये ख़बर आ रही है कि ये एक अहम इजलास है और इस इजलास में आने से पहले पाकिस्तान की अफवाज ने ये मुनासिब समझा कि वो कोर कमांडर्स की मीटिंग करें। 2 रोज़ उन्होंने बहुत खामोशी के साथ अपने इजलास किए, जिसमें उनकी पेशा वाराना ज़िंदगी, उनके मामलात, उनके डिफेंस के मामलात, नए आर्मी चीफ के आने के बाद नई स्ट्रेटजी, नई पॉलिसीज़, उनका पाकिस्तान के मामलात में किस तरह का अमल दखल होगा, यकीनन इस पर सैर हासिल गुफ्तगू हो चुकी हुई है। और जैसे फ़ौज ने ये फ़ैसला किया कि सिविल के मामलात सिविल के पास रहेंगे, हम दिफाई मामलात पे और इसी तरह के मामलात पे नज़र रखेंगे जो हमारे अपने प्रीव्यू में आते हैं। उसकी रोशनी में अगर ये देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इस वक्त ज़िम्मेदारी फिर हमारी फ़ौज पर आन पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान के जिन शहरों में दहशतगर्द आ रहे हैं, यहाँ आकर मामलात को ले रहे हैं। आज भी एक इसी तरह के शहर में हमारे अफवाह है कि शायद इस्लामाबाद में भी कोई इस तरह का वाक़या जो है उसकी बात कही जा रही है। अफवाह है, अल्लाह करे अफवाह ही रहे, मुकम्मल अफवाह ही रहे, लेकिन ये बात मौजूद है। और अगर खुदा न खास्ता किसी शहर में वो बड़ा वाक़या करने में कामयाब हो जाए, जैसे पिछले दिनों वो जो गाड़ी थी यहाँ जिसमें खातून जी धमाका हुआ, अगर वो किसी बिल्डिंग से टकराती, लोगों के हजूम में आ जाती, किसी बाजार में चली जाती तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता। दहशतगर्द की ख्वाहिश ही होती है कि वो जो करने जा रहा है उससे दहशत फैले, लोग खौफजदा हों, उसकी पब्लिसिटी हो, और हम हर ऐसे मामले की पब्लिसिटी करने के लिए खामखा तैयार होते हैं, बजाय इसके कि हम उसको लो प्रोफाइल में ले जाएं, उसको सबसाइड करें। लेकिन हम
बादशाह लोग हैं, हमारा मिजाज ही ऐसा है। पाकिस्तान की मईशत के बारे में हमें तशवीश है, सबको तशवीश है, तरह तरह की अफवाह फैलाई जा रही है और पाकिस्तान की मौजूदा अपोजिशन जो है वो उसने तो कमर बांध रखी है कि वो किसी ना किसी तरह ये तासुर पैदा करने में कामयाब हो जाए कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट करेगा और उसके नतीजे में हमारी इंपोर्ट्स भी बंद हो जाएंगी, एक्सपोर्ट्स भी बंद हो जाएंगी, तेल नहीं मिलेगा, पैसे नहीं होंगे, हम कुछ नहीं कर सकेंगे, हम मफलूज हो जाएंगे। ऐसा होने नहीं जा रहा अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा होगा भी नहीं, होना चाहिए भी नहीं। और हमारे पास तजर्बाकार टीम मौजूद है, ये टीम क्या करके हमें देगी ये तो फैसले अब जब सामने आएंगे तो फिर पता चलेगा कि लाइन ऑफ एक्शन क्या इख्तियार की गई है। लेकिन जो हमारी सफारतकारी का मामला है उसमें हमने ये देखा कि पिछले दिनों अमेरिका में ये अप्रूवल हुई कि 4.3 बिलियन पाकिस्तान को इकोनॉमिक एड दी जाएगी। ये फौजी इमदाद नहीं है, ये फ़ौज के लिए नहीं है, ये सिविल के कामों के लिए है, ये तालीम के लिए है, ये सेहत के लिए है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए है। लेकिन मेरे लिए ये तशवीश की बात इसमें एक मौजूद है कि क्या ये इमदाद हमें बगैर शराइत के दी जा रही है या अमेरिका हमारे साथ कोई शराइत बांधने की कोशिश कर रहा है। अगर वो कोई शराइत बांध रहा है तो हमारा हक है कि हम ये जानें कि वो क्या शराइत हैं, चूँकि अमेरिका के साथ हमारी दोस्ती उस तरह की दोस्ती नहीं है कि जिसको ये कहा जा सके कि दोनों एक दूसरे के म्यार पे पूरे उतरे। जब कभी हमें ज़रूरत पड़ी अमेरिका ने हमारा उस तरह साथ नहीं दिया जिसकी हम तवक्को करते थे या जिसका वो हमें यकीन दिलाता था। लेकिन जब अमेरिका को ज़रूरत पड़ी उसने हमसे हर तरह वो सब कुछ लिया जो उसकी ज़रूरत था, जिसके नतीजे में हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। हमारे लोगों की जानें गई, एक दो जानें नहीं गई, 80,000 जानें गई, हमारी फ़ौज को नुकसान पहुंचा, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा, पूरी दुनिया में हमें दहशतगर्द कहा गया और जिसकी वजह से कहा गया वो ख़ुद भी हमें यही सब कुछ कहता था। आखिर में इस सेगमेंट में मैं आपसे ये कहूँगा कि अफ़गानिस्तान के हवाले से जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है उस पर तो हम दूसरे या तीसरे सेगमेंट में जब आप मुनासिब समझेंगी बात कर लेंगे। लेकिन अगर अफ़गानिस्तान के मामलात इसी तरह रहे तो फिर हम मजबूर होंगे कि पाकिस्तान में रद्दुल फसाद या ज़रबियत की तरह की एक और मश्क की जाए ताकि हम दहशतगर्दी का और दहशतगर्दों का कलाकमा कर सकते। बिल्कुल, दहशतगर्दी कहाँ से सर उठा रही है उसकी तह तक पहुँचना भी बड़ा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, एक तो जो अभी अजीम चौधरी साहब ने कहा कि अगर कोई हिडन एजेंडा है अमेरिका का तो वो भी सामने आना चाहिए। साथ ही साथ जब हम मुल्क में अदम इस्तेहकाम की बात करते हैं, वो अनासर जो अदम इस्तेहकाम की तरफ मुल्क को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें ना सिर्फ बैरूनी अनासर मुलविस हैं बल्कि पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे अनासर, कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं। कोई सियासी जमात है जो एहतजाज की सियासत की तरफ बढ़ रही है, कोई ऐसे लोग मौजूद हैं। हिदायतुर रहमान का आप किरदार देखिए गवादर में, जिस तरह से वो वहाँ पे बेअमनी फसाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक गवादर इकनॉमिक हब नहीं बना था तब तक मामलात सेटल्ड थे, अब उनको एहतजाज करना भी याद आ गया। एक तो ये हम सूरत हाल देखते हैं, फिर उसके बाद ये जो इंस्टेबिलिटी का जिक्र हो रहा है बार बार, इसका हमारी इकोनॉमी के साथ बड़ा गहरा कनेक्शन है। जब इंस्टेबिलिटी होती है तो सरमायाकार इन्वेस्ट करने से कतराते हैं। अल्टीमेटली जब इन्वेस्टमेंट रुकती है मुल्क के अंदर आनी तो फिर माशी मसाइल बढ़ने लगते हैं। तो इस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा तफसील से। सलमा, जैसे आपने गवादर की बात कही और मौलाना हिदायतुर रहमान का जो एहतजाज है और जो तशद्दुद की तरफ हमें जाता हुआ नज़र आ रहा है, ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट सूरत हाल है और जिस पे हमें तशवीश होनी चाहिए और है। और उसके ताने बाने किन मामलात से जुड़ते हैं। कल तक मौलाना हिदायतुर रहमान हीरो के तौर पे सामने आ रहे थे और लेकिन उस वक्त भी तशवीश, जो लोग वाक़या मामलात को जानते हैं वो जानते थे कि इसके पीछे कोई एजेंडा और नज़र आता है। ऐन मुमकिन है कि मेरा हंच है कि कल तक हो सकता है कि जमात इस्लामी भी उनसे अलहदगी इख्तियार करे, क्योंकि जमात इस्लामी की ओवरऑल पॉलिसी वो नहीं है जो कुछ गवादर में होता नज़र आ रहा है। एक पहलू तो ये है। लेकिन इसको अगर आप पूरे मुल्क पर फैला कर देखें और जिन आपने इंडिया का जिक्र किया, आपने और अफ़गानिस्तान और एलिमेंट्स का जिक्र किया, आप उसको देखें कि इसमें कौन कौन मुलविस है और उसका यानी जो सबसे बड़ा असर इम्पेक्ट आ रहा है वो किस चीज़ पर है, वो हमारी मईशत पे आ रहा है। और मईशत किस वजह से बिगड़ती चली जा रही है और संभल नहीं रही? अदम इस्तेहकाम की वजह से। और वो अदम इस्तेहकाम की क्या क्या सूरतें हैं? एक सूरत वो जो आपने गवादर में ज़िक्र किया, एक सूरत वो जो टेररिज्म शुरू हो गया हमारी मगरबी सरहद पर,
लेकिन मुल्क के अंदर सियासी सतह पर देखें हर रोज़ एक नया शोशा है। कल ऐलान किया गया कि अब हम एक मुल्कगीर तहरीक शुरू करने जा रहे हैं, मैं फवाद चौधरी साहब का जिक्र कर रहा हूँ, तहरीक शुरू करने जा रहे हैं और वो एक तवील तहरीक होगी क्योंकि तीसरे हफ्ते जाके इमरान खान उसको ज्वाइन करेंगे। तो इसका मतलब 3 हफ्ते तो कम अज़ कम है, और इमरान ज्वाइन कर लेंगे तो बदगुमानी ना करें तो 3 हफ्ते और कर लें, वरना इमरान खान का तो ख्याल ये होगा कि सारी ज़िंदगी इसे में गुजर जाए। सर उनका सेशन भी 6-6 महीने का होता है, मुझे 6-6 महीने का होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारे जो एलिमेंट हमें नज़र आ रहे हैं इसके ताने बाने कहीं एक ही जगह पर हैं। अब वो गैर मुल्की एजेंडा है तो पाकिस्तान से उसको सपोर्ट क्यों मिल रही है? वो कौन है जो उसके उस एजेंडे पर अमल दरामद कर रहा है? वो कौन है जो हर रोज़ एक नया शोशा छोड़ता है जी कि अब हम टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट ला रहे हैं तवील अरसे के लिए, और कल फिर ये बात साबिक स्पीकर ने कह दी, असद कैसर ने। ऐसा हो क्यों, जबकि इसकी हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। सारे एलिमेंट्स, सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उसकी तरदीद कर रहे हैं, इसके बावजूद रोज़ एक शोशा आ रहा है, और ये शोशा सबसे ज़्यादा जो असरअंदाज हो रहा है हमारी मईशत पे हो रहा है। इस तरह की सिचुएशन में कौन सरमायाकार बैरून मुल्क से आएगा, कौन सरमायाकार पाकिस्तान के अंदर से अपने सरमाए को ख़तरे में डालेगा? तो गुजारिश मैं ये करना चाह रहा हूँ कि ये सारा एक ही किसी मंसूबे की मुख्तलिफ कड़ियाँ हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि इसको पाकिस्तान के सारे स्टेक होल्डर्स जिनका ताल्लुक़ रियासत में सियासत से हो, रियासत के दीगर शोबों के साथ हो, वो अगर इकट्ठे हों, एक प्लेटफार्म पे बैठें, जैसे आज सिक्योरिटी कमेटी का इजलास में बैठे हैं और उन्होंने चीज़ों को गौर किया है, तो वो सिर्फ ये ना कहें कि हम दहशतगर्दी का रास्ता रोकेंगे, वो ये ना कहें कि बैरूनी जो एजेंट्स पाकिस्तान में मुतहर्रिक हैं हम उनका कला खमा करेंगे, वो ये कहें और इस तरह का वाज़े और दो टोक ऐलान करें कि पाकिस्तान एक मुस्तहकम रियासत हम बनाएंगे, और इस मुस्तहकम रियासत की राह में खा मुल्क के अंदर से कोई पैदा आए या मुल्क के बाहर से कोई आए, हम उसको उससे यकजान होकर टकरा जाएंगे और उसको किसी तखरीबकारी की, चाहे सियासत के नाम पर हो, दहशतगर्दी के नाम पर हो, उसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। सबसे बड़ा जो ऐलान इस वक्त ज़रूरी है वो यही है, ये ऐलान करने की ज़रूरत है। और इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर से, चाहे वो सियासत का लिबादा ओढ़ कर आए या कोई और लिबादा ओढ़ कर आए, अगर इसमें एलिमेंट्स हो तो उनके ख़िलाफ़ हमें एक रेफरेंस भेजना चाहिए, उस पर मुकदमा चलना चाहिए और उनके अज़ाइम को बेनकाब करके उन्हें करार वाकई सज़ा देनी चाहिए। अगर वो सियासत के प्लेटफार्म है तो उन्हें सियासत करने का कोई हक़ नहीं है, उन्हें इक़्तिदार में आने का कोई हक़ नहीं है, वो जो कोई भी हो, इमरान हो या कोई और हो। ऐसी किसी एलिमेंट को पाकिस्तान में मुतहर्रिक होने की इजाज़त नहीं दी जा सकती जो पाकिस्तान के साथ ज़्यादती कर रहा हो, बल्कि मैं तो बहुत सख्त लफ्ज़ कहना चाहता हूँ, गद्दार हो। अच्छा, बड़ी खूबसूरत बात डॉक्टर साहब आपने की कि ऐसे वक्त में यकजान हो जाना चाहिए, मुत्तहिद होना चाहिए। हम हमेशा सानेह होने का इंतज़ार करते हैं, कभी APS होता है, कभी ज़लज़ला आता है, हम तभी मुत्तहिद होते हैं, उसके अलावा हमारा इत्तेहाद न जाने कहाँ पे सोया होता है। अज़ीम चौधरी साहब, इससे पहले भी हमने हमेशा सानेह होने का इंतज़ार किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मैं बात कर रही हूँ कि हमेशा एहतजाज की सियासत, हमेशा असम्बलियों से बाहर रहना, किसी भी मुल्क की इकोनॉमी की बात हो, किसी भी मुल्क में पॉलिसी की बात हो, कानून साजी की बात हो, तो अपोजिशन का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उसकी तरफ से सजेशंस आती हैं, अपोजिशन का इनपुट शामिल होता है हर कानून साजी में, हर पॉलिसी के अंदर। तहरीक इंसाफ हमें कहीं नज़र नहीं आती, असम्बलियों से हमेशा भाग जाते हैं। फिर अभी जब हम इंस्टेबिलिटी की बात करते हैं, माशी तौर पे हो या दहशतगर्दी के वाक़यात हो या सियासी अदम इस्तेकाम हो, तो PTI एक ऐसा एलिमेंट है जो हमें हर दफ़ा वाइब्रेंट नज़र आता है, हमेशा अदम इस्तेकाम के लिए, नॉट फॉर एनी पॉजिटिव पर्पस। तो PTI का रोल डिफाइन करना, PTI को सियासत करने का इख्तियार है या नहीं है, उसके लिए कोई लाइंस डिफाइन करना, ये कैसे होगा? ये क्यों नहीं हो पा रहा अब तक? कल PTI के 9 लोग स्पीकर साहब से मिलने गए थे, जिनमें साबिक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर भी शामिल थे, और वो ये कहने गए थे कि आप हमारे इस्तीफे मंजूर कर लीजिए। स्पीकर नेशनल असेंबली तो ये जानता है ना, अगर वो नहीं जानता तो कौन जानता है कि इस्तीफ़ा कैसे मंजूर होता है, और साबिक स्पीकर को ये कैसे इल्म नहीं हो सकता
कि इस्तीफ़ा कैसे मंजूर नहीं होता या होता है। इस्तीफ़े के लिए ज़रूरी है कि वो हाथ से लिखा हुआ हो। अगर असद कैसर साहब कल राजा परवेज़ अशरफ को ये कह देते कि मैं तो आपके सामने बैठा हुआ हूँ, मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, आप मेरा इस्तीफ़ा मंजूर कर लीजिए, तो क्या परवेज़ अशरफ उनको कहते मैं नहीं करता? ऑब्वियसली कबूल करते हो। कबूल करते। वो इस्तीफे देने नहीं चाहते। इसी तरह कासिम सूरी वहां बैठे थे। इसी तरह कासिम सूरी वहां बैठे थे। मेरी ज़ाती मालूमात के मुताबिक वो लोग जो असेंबली में पीटीआई के बैठे हुए हैं, उनके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जो स्पीकर को कई दफ़ा ये फ़ोन करके और सेक्रेटरी नेशनल असेंबली को कई दफ़ा ये फ़ोन करके कह चुके हैं कि हमने इस्तीफ़ा नहीं दिया हुआ, हमारा इस्तीफ़ा मंजूर ना कीजिएगा। इस्तीफ़ा दिया जाए, उसको वेरीफाई किया जाए, फिर इस्तीफ़ा मंजूर होगा। और अगर ये कह दिया जाए मैंने नहीं दिया हुआ, तो स्पीकर वो इस्तीफ़ा मंजूर नहीं करेगा। 11 लोग तो अपने इस्तीफ़ों के खिलाफ हाई कोर्ट में चले गए और हाई कोर्ट ने उन 11 इस्तीफ़ों के मंजूर करने पर अपनी जो वर्डिक्ट दिया वो अपनी जगह पर मौजूद है। उनमें से भी एक साहब गए कि मेरा तो जी इस्तीफा ही नहीं था, मैंने तो दिया ही नहीं था, मुझे तो आप असेंबली की प्रोसीडिंग्स का हिस्सा बनाया, मुझे तो डी नोटिफाई करना ही नहीं चाहिए था। इसके अलावा कुछ वो लोग भी तो हैं जो वहाँ जाके हाजिरी लगा कर आते हैं रजिस्टर पर, वहाँ हाजिरी लगती है असेंबली में, बिल्कुल। उनमें ख्वातीन भी हैं, मर्द भी हैं। और वो भी कुछ लोग हैं जो अपनी अर्जी भेज देते हैं। एक साहब जिनके बारे में मैं कल परसों लिखूंगा, वो 4 दफ़ा अर्जी दे चुके हैं कि मेरी छुट्टी एक्सटेंड कर दी जाए। अगर रुकने असेंबली 4 दफ़ा अपनी छुट्टी एक्सटेंड करने के बारे में लिख चुका हो तो स्पीकर क्या करे? ये तकरीबन 99 लोग बनते हैं जो मुख्तलिफ तरह से अपने इस्तीफ़ों को रोके हुए हैं कि इनको मंजूर ना किया जाए। और बाकी लोग भी इस्तीफ़ा देना नहीं चाहते। शाह महमूद देते जाते, कल इस्तीफ़ा दे आते, वो तो वहाँ फ्लोर पे खड़े होके कह रहे थे कलेक्टिवली दे रहे हैं, भाई आप अपना इस्तीफ़ा दें, आप मेरे इस्तीफ़े की फिक्र ना करें। परवेज़ खटक साहब भी दे आते, कोई नहीं उनको रोकता, स्पीकर उनको क्या कहता? बिल्कुल। स्पीकर पाबंद था, अगर वो आके कहते तो वो उनका इस्तीफ़ा मंजूर करता। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनका ये ख्याल है कि पाकिस्तान की वो मईशत जो हमने तबाह की है, इसको संभलने के लिए अभी साल भर चाहिए। और अगर हम साल भर से पहले इस बिगड़ी मईशत में बरसर इक़्तिदार आ जाएं तो हमारे पास इक़्तिदार 5 साल के लिए होगा और हमें इक़्तिदार के अलावा कुछ नहीं चाहिए। और उसमें आके हम कुछ चीज़ें जो ठीक होनी हैं, जो एक्ट इन्होंने की हैं प्रेसिडेंट गवर्नमेंट ने, इसके नतीजे में जो चीज़ें ठीक होंगी इकनॉमिकली, उसका फिर हम क्रेडिट लेंगे और अगले इंतखाबात के लिए हम कहेंगे कि हमने ये अच्छे काम कर दिए हैं। पाकिस्तान के लोग बहुत सादे हैं, ये इस चक्कर में हमेशा फंस जाते हैं कि कौन हमारा मसीहा बनकर आ रहा है। वो ये नहीं देखते कि कौन हमें मुसीबत में फंसा कर गया। 3.5 साल जिन्होंने हुकूमत की, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में हमें कोई तो बताए कि परफॉर्मेंस क्या थी। हाँ, बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी कि उन्होंने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के करीब पहुंचा दिया, पाकिस्तान की इकोनॉमी को तबाह कर दिया, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को तबाह और बर्बाद कर दिया। इंटरनेशनल टेंडर्स जो हुए थे वो रुक गए, इंटरनेशनल कंपनीज वापस चली गई, बैंकिंग का मामला उन्होंने ख़राब कर दिया, सर्विसेज उन्होंने लोगों की ख़राब कर दी। वो 1 करोड़ नौकरियां जो देनी थी, 1 करोड़ लोगों को नौकरी से बेरोज़गार कर दिया। 50 लाख घर जो बनाने थे, वो क्लाइमेट चेंज के नाम पर जो कुछ कर रहे थे, उसके नतीजे में 3.5 करोड़ लोग बेघर होकर सड़कों पर बैठ के, ये उनकी परफॉर्मेंस है। चाहते वो ये हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी की तारीफ में आते नहीं हैं, ये एक जत्था है जो इक़्तिदार चाहता है और चाहता ये है कि हम इक़्तिदार में आने के बाद अपने आप को रिफॉर्म करें। रिफॉर्म करने के लिए 3.5 साल काफ़ी होते हैं, ये रिफॉर्म हो नहीं सकते। और जो इन्होंने पहले से डैमेज कर दिया, उसी डैमेज में कंट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, ना कि कोई कंस्ट्रक्टिव काम करें ताकि मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब जाए और इनका भी हिस्सा हो इस बेहतरी में। इनका हाल ये है जिस तरह पीसा टावर बुनियाद से टेढ़ा है, ये बुनियाद से टेढ़े हैं। इनको सीधा करने की कोशिश करेंगे तो ये टूट जाएंगे। और वाहिद इलाज ये है कि ये असेंबलियों में वापस जाएं, वहाँ निगोशिएट करें, वहाँ डिबेट करें, वहाँ रेजोल्यूशन पेश करें, वहाँ पॉलिसीज़ पे तनकीद करें, वहाँ पॉलिसीज़ की इस्लाह करवाएं और वहीं पे बैठ के लेजिस्लेशन करें
ताकि पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हल हो सकें। क्या बात है, और यही दुरुस्त तरीका है कि जिस काम के लिए इलेक्ट होके आए खुदारा वो काम तो दुरुस्त तरीके से करें। डॉक्टर साहब, हमारी गुफ्तगू थोड़ी सी पॉलिटिक्स की तरफ निकल गई थी, लेकिन वापस आते हैं उसी नुक्ते पे कि जो दहशतगर्दी सर उठाने लगी है दोबारा से। जब भी सबूत मिलते हैं, कनेक्शंस हमें कोई चोरी की वारदातें होती हैं, कोई दहशतगर्दी की वाकयातें होती हैं, कनेक्शंस या तो हमें भारत की उसके पीछे पुष्पनाही नजर आती है, या फिर हमें वेस्ट वाली साइड से अफगानिस्तान में अफगान सरजमीन इस्तेमाल होने के सबूत मिलते हैं। हम ये मामला अभी तक अबूरी हुकूमत के साथ टेकअप नहीं कर पाए, और इंडिया की तरफ से डोजियर्स देने के बावजूद इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान में जितनी भी कार्रवाइयां होती हैं, हम इंटरनेशनल फोरम्स पे डोजियर पेश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद इंडिया बाज नहीं आता। कमी कहाँ पे रह जाती है? अब आपने कहा कि हम सियासत की तरफ दोबारा ज़्यादा चले गए थे। अब बदकिस्मती से जो सवाल आपने किया है, फिर हमें सियासत की तरफ जाना पड़ेगा। ये हुआ क्यों है, ये हो क्यों रहा है? ये भी गुज़श्ता गवर्नमेंट की अफ़गान पॉलिसी का किया धरा है। अभी 2 दिन पहले या 3 दिन पहले इमरान खान ने बात कही, उन्होंने कहा जी कि हम लेकर आए, उसने तस्लीम किया कि हम तालिबान को लेके आए हैं, और उनको हमें अब उन्होंने आने वाली जो बाद वाली हुकूमत है, मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत, उसको कहा कि इनको चाहिए था कि उसको टैकल करते और फलां फलां काम करते। और हुआ क्या है? हुआ ये है कि जब वहाँ अगस्त में 15 अगस्त को एक तब्दीली आई, तो आप यहाँ से क्या क्या हुआ, फैज़ हमीद साहब ने क्या किया और हमारी हुकूमत क्या कर रही थी, अब वो कोई राज नहीं है, उसके सारे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मौजूद हैं। तो वो जो कुछ भी हुआ वो सरासर पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ था। एक पहलू तो उसका ये है, और दूसरा पहलू उसका ये है कि वो लोग जो आए असलहे के साथ, पाकिस्तान के आइन को तस्लीम न करने के ऐलानात के साथ, वो गुज़श्ता हुकूमत की छतरी के नीचे आए, और उनको जहाँ जहाँ वो जाके बैठना चाहते थे उन्हें बिठा दिया गया। असला भी उनके पास था, अज़ाइम भी उनके थे, पाकिस्तान के आइन को तस्लीम भी नहीं करते थे। और ये एक ऐसा जुर्म है जो नाकाबिल मुआफ़ी है, और इस जुर्म का इर्तिकाब गवर्नमेंट ने, गुज़श्ता गवर्नमेंट ने किया, और इमरान खान ने आज तस्लीम भी किया कि हाँ हमने ये जुर्म किया है, और अंदाज में किया, लेकिन ये जुर्म उन्होंने किया है। तो असल में ये जो इस वक्त सारा हम भुगत रहे हैं, वो गुज़श्ता हुकूमत की कारकर्दगी और उसकी नाकिस पॉलिसी, बल्कि मुल्क दुश्मन पॉलिसी को हम भुगत रहे हैं। उसकी ये तय में क्या है, वो कहते हैं ज़लज़ले के नीचे एक होता है, उसका बुनियाद होती है। इस ज़लज़ले की बुनियाद क्या है? इस ज़लज़ले की बुनियाद जो इस वक्त है वो ये है कि आपने ये सारा काम हो जाने दिया, उसके फिर आपने क्रेडिट लिए और दुनिया को भी नाराज़ किया, लेकिन उसके बाद अफ़गान हुकूमत तस्लीम नहीं की गई। अफ़गान हुकूमत तस्लीम नहीं की जा सकती थी, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं जो गुज़श्ता 2-3-4 रोज़ में हमारे वज़ीर ख़ारजा बिलावल साहब उसकी पर तफसील बयान कर चुके हैं। हमारी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान भी उस पर बात करते रहते हैं। यानी कि वो वसीउल बुनियाद हुकूमत नहीं है, उसमें रियासत के सारे जितने भी एथनिक ग्रोह हैं या और जो स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं वो उसमें शामिल नहीं हैं। फिर वो तालीम का हक़ ख़वातीन को देने को तैयार नहीं है, वो अब NGO से ख़वातीन को निकाल रहे हैं, इदारों से निकाल रहे हैं। तो ये और इस तरह की बहुत सारी वजूहात हैं जिस वजह से उस हुकूमत को तस्लीम नहीं किया जा सकता। लेकिन अफ़गान हुकूमत मेरी मालूमात के मुताबिक इस वक्त ये समझती है कि अगर पाकिस्तान इस हुकूमत को तस्लीम कर ले, जो हुकूमत के किसी मयार पे पूरा उतरने के लिए तैयार नहीं है, वो शराइत जो पूरी करनी चाहिए किसी रियासत को, वो शराइत पूरी करने को वो तैयार नहीं है। लेकिन इसके बावजूद ये समझते हैं कि पाकिस्तान अगर तस्लीम कर ले तो पाकिस्तान की वजह से चंद रियासतें और भी तस्लीम कर सकती हैं। अब अगर ये तस्लीम हो जाए तो उसके नतीजे में उसकी ओपनिंग हो जाएगी दुनिया के साथ, बिज़नेस कर सकेंगे, सरमायाकार आ सकेंगे, ये चीज़ें आ सकेंगे। अब वो पाकिस्तान को प्रेशराइज़ करके ये अपना मफाद हासिल करना चाहते हैं। क्या पाकिस्तान प्रेशराइज़ होकर या मौजूदा अफ़गान हुकूमत के हाथों ब्लैकमेल होकर उसका मफाद पूरा करेगा, या अपने मफादात के लिए जम के खड़ा हो जाएगा? इस सवाल का एक जवाब आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो इजलास हुआ इसने दे दिया।
इससे चंद रोज़ पहले आप ऑपरेशन शुरू कर चुके हैं दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, ये हो गया। अब रियासत के जो तकाज़े हैं और जो हिकमत के तकाज़े हैं उनको पेश नज़र रखते हुए अफ़गान हुकूमत पर बहुत सारी चीज़ें वाज़े कर देनी चाहिए। जिस सतह पर उन्हें इंगेज करने की ज़रूरत है उन्हें इंगेज करना चाहिए। जिस सतह पर मशरक़ी जो सरहद पर जो मामलात यानी इंडिया जो मामलात ख़राब कर रहा है उसको उस पर वाज़े कर देना चाहिए और उसके बाद हम अपनी पॉलिसी पर जम के खड़े हो जाएं। लेकिन ये सारे काम उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक हमारी मईशत इस्तेहकाम नहीं पकड़ती। मईशत इस्तेहकाम क्यों नहीं पकड़ रही, मैं फिर अर्ज़ करूँगा कि रियासत के अंदर सियासत का बुर्का ओढ़कर कुछ लोग मामलात ख़राब कर रहे हैं। सबसे पहले उन्हें पकड़ें, उन्हें बंद करें, उन्हें सज़ाएं दें और उनको इस मुल्क दुश्मनी से रोकें। अगेन सर, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए ये दोनों फैक्टर्स बड़े अहम है, बॉर्डर सेफ्टी बड़ी अहम है और मशरक़ी और मगरबी बॉर्डर की जब हम बात करते हैं, इंडिया की तरफ से भी हमें स्टेबिलिटी चाहिए, अफगानिस्तान की तरफ से भी चाहिए। डॉक्टर साहब ने अभी एक बात की, अजीम चौधरी साहब, उन्होंने कहा कि अफ़गान हुकूमत के साथ हमें किस तरह से चलना है वो तय करना बड़ा ज़रूरी है। अभी तक हम तकरीबन 30 लाख अफ़गान महाजरीन की मेज़बानी करते रहे हैं गुज़श्ता कई दहाइयों से। अभी तक अफ़गानिस्तान के लोग पाकिस्तान में रहते हैं। हमारी मईशत खा गए भाई, हमारी मईशत बहुत मुतासिर हुई, नौकरियां मिलती हैं उनको, घर मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, सारी चीजें वो अवेल करते हैं, जबकि 3.5 करोड़ आबादी हमारी सैलाब से मुतासिर है। उसके बावजूद हम उन 30 लाख लोगों को भी फैसिलिटेट करते हैं। अब हम अफगान गवर्नमेंट के साथ, बुरी हुकूमत जिस वक्त मौजूद है, उसके साथ कैसे डील करें, मामला कैसे आगे बढ़ाएं? चलना ज़रा थोड़ा सा पीछे जाने दीजिए। जिस वक्त कतर के मज़ाकरात हो रहे थे तो जो बुनियादी शराइत थी उनमें एक शर्त ये थी कि अफ़गानिस्तान की ज़मीन किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। ये तो अमेरिका को तो नुकसान हुआ ही हुआ था, हमें भी हुआ था और ममालिक को भी हुआ था। और पाकिस्तान के अंदर वो मफाद परस्त और वो घटिया लोग जो पैसे लेके उनको आईडी कार्ड बना के, पासपोर्ट बना के दे देते हैं, वो पाकिस्तान की ज़िल्लत का सामान पैदा करते हैं, वो उससे बड़े मुजरिम हैं। हमें तो ये बावर करवाना है अमेरिका को भी जिसने गारंटी दी, कतर को भी और इन अफगान रहनुमाओं को भी कि आपकी कमिटमेंट थी कि आपकी ज़मीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। और हालत ये हो गई है कि वो बाढ़ जो हम अपने खर्च पर अपनी ज़मीन पे इसलिए लगा रहे थे कि हम पर ये इल्ज़ाम लगता था कि हम वहाँ जाके दहशतगर्दी करते हैं। एक ज़माने में ये हमें कहा जाता था कि पाकिस्तान हालात को डिस्टर्ब कर रहा है। उन्होंने वो बाढ़ें काटी, वो उन बाढ़ों को साथ उठा के ले गए। उस लोहे की बाढ़ है, उसको उठा के आप काट के बड़े बड़े कटर्स के साथ ले गए और आप उन रास्तों से, पोरस रास्तों से पाकिस्तान में आ रहे हैं। चमन पर जो कुछ हुआ वो अफ़गानिस्तान ने किया, हमने तो सिर्फ जवाब दिया। अफ़गानिस्तान के अंदर से आने वाले वो लोग जो हमें मतलूब हैं, अगर वो हुकूमत हमें दे देती तो पाकिस्तान में अमन रहता। उन्होंने वो लोग नहीं दिए और उन्होंने यहाँ आकर वो फिर दहशतगर्दी का बाजार गर्म करना शुरू किया है। उनको पकड़ना, उनको करार वाकई सज़ा देना और उनको उनके अंजाम तक पहुँचाना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा मामला था तालीम का। वो जो तालीम के दरवाजे बंद कर रहे हैं बच्चियों पे, गोया वो मुस्तकबिल में एक बहुत खौफनाक रियासत का वजूद जो है वो ज़हूर पजीरी करना चाहते हैं, जिसमें खातून का दरवाजे के पीछे रहे, उसका बाहर की दुनिया से कोई ताल्लुक़ ना हो, उसको पता ही ना हो और वो अच्छी माँ भी ना बन सके। वो एक ग़ुलाम हो और सिर्फ ग़ुलाम हो। वहाँ डॉक्टर भी नहीं मिल सकेगा अगर खातून पढ़ेगी नहीं, टीचर भी नहीं मिल सकेगी और माएँ जो हैं वो बेचारी मर जाएंगी बीमारियों से और जाने क्या क्या उनके साथ बीतेगा। हमारे पास जो इनके लोग हैं वो 30 लाख किसी ज़माने में होते थे, अब तो उनकी तीसरी नस्ल आ गई हुई है। मेरे ख्याल में तो वो करोड़ के करीब पहुंच चुके हुए हैं। मैं तो ये राय रखता हूँ कि इनको वापस भेजें, ये जाएं यहाँ से। इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कन्फिस्केट कर ली जाएं, इनके जो कारोबार हैं वो कन्फिस्केट कर लिए जाएं, इनको वापस भेजें, हर सूरत वापस भेजें। लेकिन इनको वापस भेजने पे इंटरनेशनल प्रेशर नहीं आएगा? हम इंटरनेशनल प्रेशर आएगा, ये भी तो हम अपने लोगों की कुर्बानी दे रहे हैं ना। हम इंटरनेशनल प्रेशर दूसरी तरफ से भी तो बर्दाश्त कर रहे हैं कि जो ये बाहर जाके गड़बड़ करते हैं, जो शरारत करते हैं, जो दुबई में हुआ वाकया, उसमें तो जो पकड़े गए बज़ाहिर तो वो पाकिस्तानी थे लेकिन वो तो सब के सब अफगानी थे।
तो हम इनका बोझ कहाँ कहाँ दुनिया में उठाते फिरेंगे। हम अपना बोझ उठाएं, हम अपने लिए बेहतर हों। एक ज़माने में हम जर्मनी को कर्जा देते थे, हम चीन को कर्जा देते थे, अब हमारी हालत क्या हो गई हुई है। और हमारा पैसा जो है, जो हमारी फॉरेन करेंसी है, वो जिस तरह ये इस्तेमाल करते हैं, उठा के ले जाते हैं मार्केट से, वो भी हमारे लिए एक दर्द-ए-सरी है। और क्या मैं ये समझूं कि उसमें इंडिया शामिल नहीं है? नहीं, उसमें बिल्कुल इंडिया शामिल है। इंडिया की मर्जी के बगैर ये कुछ हो नहीं सकता। अगर तालिबान इंडिया के साथ जाके मामलात को तय करके हमारे लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं, तो हमें कौन सा ऐसा हुब्बे अली है कि हम इन्हीं पे मरते रहें, सारी दुनिया में इनका मुकदमा लड़ें, सारी दुनिया में इनके लिए जलील हों, रुस्वा हों, सैंक्शंस लगे हम पर, हमारे पासपोर्ट की तजलील हो और हमारे लोगों की जाने जाएं। नहीं, हम बाज आए। मेज़बानी का एक हक होता है और मेहमान को चाहिए कि वो मेहमान की हद तक रहे, वो घर पे कब्जा करने वाला ना बने। पाकिस्तान के पास जो अपने एसेट्स हैं वो हमारे बहुत कीमती एसेट्स हैं, हमने बहुत कुर्बानियाँ दे के वो हासिल किए हैं। हम अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस को ख़राब करके अपने एसेट्स को ख़राब नहीं करना चाहते। पाकिस्तान की आर्मी यकजान है, यक कालब है, वो कुर्बानी देने के लिए तैयार है, वो हुकूमत की सबॉर्डिनेट है और हुकूमत के साथ मिलकर वो इन मामलात को संभालने की सलाहियत रखती है। माजी में इसकी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। नई आई कमांड आई है, नई कमांड की पहली इंट्रैक्शन है बाकायदा। इसके नतीजे में जो कुछ भी हमारे सामने आएगा शाम तक, वो वाज़े कर देगा कि पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की फ़ौज और बाकी इदारे अपने मुल्क के मफादात पर अब कोई सौदा नहीं करेंगे। सही। अच्छा, अजीम चौधरी साहब, आपने जो बात की, मैं उस पर चाहती हूँ कि डॉक्टर साहब भी कमेंट करें कि अगर हम अफगानिस्तान के लोगों की मेज़बानी से हाथ खींच लेते हैं, हम अफगानियों को कहते हैं कि आप अपने मुल्क में वापस जाएं, उनकी जितनी भी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं वो जब्त कर लेते हैं और हम कहते हैं कि हम इससे ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, क्या ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल नहीं हो जाएगी? इंडिया मज़ीद एक्सप्लॉइट करने की कोशिश नहीं करेगा उन अफगानों को? इंडिया आज एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा। ये 10 टाइम्स बढ़ जाएगा या शायद में भी 100 टाइम्स बढ़ जाएगा। जब आप इस तरह का बड़ा कदम उठाते हैं तो वो इस तरह तो नहीं अलटप उठा लेते, उसके लिए पूरा एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं ना। आप दुनिया को एतमाद में लेते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, जब ये जो 5 अगस्त हुआ है कश्मीर में और उन्होंने अपना आइन तब्दील कर दिया और कश्मीर को भारत का बराह रास्त हिस्सा करार दिया, तो उस वक्त क्या हो रहा था? उस वक्त भारत का वज़ीर ख़ारजा और भारत का वज़ीर आज़म, अगरचे कोविड वगैरह भी शुरू हो गए थे, इसके बावजूद वो पूरी दुनिया में घूमते फिर रहे थे और वो दुनिया को एतमाद में ले रहे थे कि अगर हम ये करेंगे तो इससे आलमी अमन को ये फ़ायदा है। वैसे अब बेहतर है कि मैं जवाबी भी बताऊं कि पाकिस्तान उस वक्त क्या कर रहा था। जिस वक्त हमारा दुश्मन मुल्क जो है उसका वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा पूरी दुनिया को कायल करने के लिए दिल्ली से बाहर दुनिया के दूसरे दारुल हुकूमतों में था, उस वक्त हमारा वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा, नाम भी ले देता हूँ, एक का नाम इमरान ख़ान था, एक का नाम शाह महमूद कुरैशी था जो इस्तीफ़ा नहीं देना चाहता। ये दोनों टेलीफोन पर सफारतकारी कर रहे थे। अब हम कश्मीर को अपनी शारक कहते हैं और कश्मीर की शारक को कटने से बचाने के लिए हमारी सफारतकारी टेलीफोन पे हो रही थी और उधर वो लोगों के पास जा रहे थे, उनको कायल कर रहे थे। तो वापस आते हैं अपने असल मौजू पर कि अगर हमने कोई बड़ा कदम उठाना है और जो ज़रूरी हो चुका है, बड़ा कदम हम टेलीफोन की सफारतकारी के ज़रिए नहीं कर सकते। अल्लाह का शुक्र है हमारा वज़ीर ख़ारजा नौजवान है, मुतहर्रिक है, समझदार है और वो उसने जब से 6-8 महीने जब से ये हुकूमत आई है कोई बैनुल-अक़वामी प्लेटफार्म नहीं छोड़ा जहाँ जाके पाकिस्तान का मुकदमा पेश ना किया हो। तो ज़रूरी है कि जब जो भी हमने कदम उठाना है इस मामले में उसके पूरे यानी प्रोज एंड कॉन्स उसका जायज़ा लेने के बाद एक जामे हिकमत अमली तैयार करके दुनिया को कायल किया जाए। और ये कुछ 6-8 महीने का प्रोजेक्ट नहीं है, ये चंद दिनों में हो सकता है। ये काम करने की ज़रूरत है। बात जब आप ये काम कर लेते हैं तो दुनिया आपके साथ खड़े होने वाले भी होते हैं। ऐसा आप मुझे बताएं कि हम जिस सिचुएशन में हैं क्या चीन हमारे साथ खड़ा नहीं होगा? होगा ज़रूर। ईरान खुद इस सिचुएशन से मुतासिर है। ईरान को भी तंग कर रही है अफ़गान हुकूमत इसी तरह से जैसे हमें तंग कर रही है। ईरान कहाँ खड़ा होगा? तो कहने का मतलब ये है कि हम अपने दोस्तों को जगाएं तो सही जाके।
यानी हमें एडवोकेसी की ज़रूरत है, हमें बात करने की ज़रूरत है दूसरे ममालिक के साथ भी जो हमारे साथ कदम के साथ कदम मिलाएं और उसके बाद हम कोई बड़ा स्टेप लें ताकि मजीद डैमेज से बचा सके अपने मुल्क को। अच्छा, ये तो हो गई अफगानिस्तान की बात। डॉक्टर साहब, इंडिया की बात कर लेते हैं कि भारत से जो हमें कनेक्शंस नज़र आते हैं दहशत गर्दों के साथ, उनकी पुष्टपनाही, पे दर पे वाक़यात, फिर फेक न्यूज़ फैलाना, फिर उसके बाद बहुत से ऐसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करना जिनके पीछे कोई ना कोई ज़ाहिर एजेंडा होता है जो बाद में खुल के सामने आ ही जाता है। लेकिन इंडिया के खिलाफ डोजियर्स देने के बावजूद इंटरनेशनल कम्युनिटी ना कश्मीर के मामले पर ना पाकिस्तान के मामले पर हमें कुछ करती हुई नज़र आती है। आखिर क्यों? अब ये बड़ा पेचीदा मसला और पेचीदा सूरत हाल है। असल में हम जितने मसाइल में उलझ गए हैं और ख़ास तौर पर दाखिली मसाइल और मईशत के मसाइल, उसकी वजह से बहुत सारे एवेन्यू ऐसे हैं जो हम पीछे चले जाते हैं मजबूरन। लेकिन ज़रूरी है कि भारत तो बेसिकली उसको डिक्लेयर करवा देना चाहिए कि ये इंसानियत दुश्मन और अमन दुश्मन रियासत है। टेररिस्ट स्टेट, ऑलमोस्ट ये टेररिस्ट स्टेट है। और आप ये देखें कि कहाँ कहाँ इसकी दहशतगर्दी की फुट स्टेप पहुँचे हुए नहीं हैं। बेशुमार जगहों पर रियासतों के तख्ते इन्होंने उल्टे, मामलात बिगाड़े, मुल्क तोड़े इन्होंने। पाकिस्तान की सामने मिसाल है। तो बिल्कुल ये कई सतह पर काम करने की ज़रूरत है, सिफारती सतह पर भी काम करने की ज़रूरत है। मैं ख़ुद साबिक़ सदर ममनून साहब के साथ मैंने काम किया है और बाज़ ऐसे नाम लेना मुनासिब नहीं, ऐसे दोस्त हमारे मौजूद हैं जो आपके साथ जब बैठ के बात करते हैं प्राइवेटली तो भारत के अज़ाइम का ज़िक्र करते हैं, उससे तशवीश का इज़हार करते हैं। तो ये जो हमारे पास मौका मुयस्सर है इसको हमें ज़िंदा करना चाहिए और ज़िंदा करके यानी उससे जो ज़रूरी फ़वाइद हैं उसको हासिल करना चाहिए। एक तो पहलू ये है इसका। दूसरा पहलू ये है कि प्रोपेगेंडे के महाज पर सिर्फ इतना काफ़ी नहीं, जैसा आपने कहा कि डोजियर दे दिया उसकी खबर आ गई, नहीं। आप अगर किसी और से सबक नहीं लेना चाहते तो अपने दुश्मन भारत से ही ले लें कि कौन कौन सा ज़रिया है जिससे वो प्रोपेगेंडा नहीं करते। मसलन फ़िल्म, तो क्या पाकिस्तान में अच्छा लिखने वाले मौजूद नहीं है? फिल्म है ना, पाकिस्तान में अच्छी प्रोड्यूस करने वाले फिल्म मौजूद है। उसमें कुछ इरिटेंट्स हैं, उन इरिटेंट्स को दूर करें। अपने फिल्म साज को, अपने ड्रामा लिखने वाले को, इन लोगों को एतमाद दें। तो ये एतमाद अगर आप देंगे तो ये एतमाद पाकिस्तान की कुव्वत ही बनेगा और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रहेगा। मैं ये जानता हूँ कि बाज़ एलिमेंट्स यहाँ मौजूद हैं जो पाकिस्तान के मफाद से ज़्यादा किसी और जगह के मफाद की बात करते हैं। तो उसका उन्हें सीधा करने का रास्ता हमारे पास है भी और नहीं है तो होना चाहिए। उन लोगों को मजबूर, आप नाम लेने की ज़रूरत नहीं, मुझसे ज़्यादा चौधरी साहब जानते हैं कि वो कौन एलिमेंट्स हैं। पाकिस्तान में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, और उसके लिए कैसे फंडिंग हो रही है ये कोई राज नहीं है। इन लोगों पर आपको क्रैक डाउन करना ही करना है और क्रैक डाउन करके इस तरह की इन्वायरमेंट पैदा कर दें कि आइंदा किसी को हिम्मत ना हो। एक काम तो ये, और ये ना हो कि आप इंडिया की बात करके यहाँ वहाँ से आप वो सब्सक्राइबर लें और दौलत कमाएं, इसकी इजाज़त भी नहीं होनी चाहिए। मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ। कोई 2 साल पहले फेसबुक पर और दीगर फोरम्स पर कुछ लोग मुतहर्रिक हुए जो कायदे आज़म के लिए बकवास करते थे, नाकाबिले बर्दाश्त गुफ्तगू करते थे वो। तो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वहाँ इंडिया में गांधी जी के मुजस्मे पर किसी ने फायरिंग कर दी। तो अगले दिन वो बंदा पकड़ा गया, उसे इबरत का निशान बना दिया गया। तो मैंने फिर लिखा कि ये जो गांधी की जो तौहीन करने वाले हैं वो तो अपने अंजाम को पहुँच गए, पाकिस्तान में ये काम कब होगा। उसके बाद मेरी पोस्ट पर रिएक्शन ये हुआ कि वो लोग ज़रा दब गए, लेकिन रियासत की तरफ से उनके ख़िलाफ़ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो दबे हुए हैं, कल फिर उठ खड़े होंगे और जब भी उनको कोई कहीं से सरपरस्ती मिलेगी वो खड़े हो जाएंगे, वो हैं। तो इन लोगों को देखें, ये जमहूरियत नहीं है कि आप रियासत के ख़िलाफ़ बात करें।
जमहूरियत ये है कि आप अपने हक के लिए जो पॉलिसी गवर्नमेंट ने इख्तियार की, आपको उसको दुरुस्त नहीं समझते तो आप उसकी इस्लाह करें, आप उसकी मुखालफत करें, उस पर तनकीद करें। ये नहीं है कि आप रियासत पर कुल्हाड़े चलाएं, रियासत की बुनियाद पर और बानियान पाकिस्तान की नीयत पर शुबा करें। ऐसे लोगों को कोई जगह नहीं है पाकिस्तान में। ऐसे लोगों की बिल्कुल कोई जगह नहीं है। और डॉक्टर साहब, आई विश के अजीम चौधरी साहब का भी मैं इस पे कमेंट लेती, लेकिन वक्त खत्म हो गया कि काउंटर नैरेटिव हुई है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने वक्त दिया और बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू रही कि हमें मुल्क को अदम इस्तेहकाम से बचाने के लिए, माशी अदम इस्तेहकाम से बचाने के लिए और दहशतगर्दी से लड़ने के लिए सबसे ज़्यादा इस बात की ज़रूरत है कि मुत्तहिद हों। इत्तेहाद वक्त की ज़रूरत है और वो जमातें जिस वक्त पार्लियामान से बाहर बैठी हैं, एहतजाज की सियासत कर रही हैं, उनको भी चाहिए कि मुल्क के इस मुश्किल और कड़े वक्त में हुकूमत का साथ दें, मिल के पॉलिसीज बनाएं, मिल के कानून साजी करें ताकि मुल्क को तरक्की का मौका मिले, तरक्की की तरफ बढ़ने का मौका मिले, पनपने का मौका मिले। और जितनी ग्रोथ हो सकती है मिल के, कलेक्टिवली जितनी ग्रोथ हो सकती है, वो इंडिविजुअली मुमकिन नहीं है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।